पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सेकंड चैप्टर संविधान निर्माण का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। संविधान निर्माण से संबंधित अब तक 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज इसके 4th पार्ट के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण का कार्य भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान की भांति ही कठिन था। हम उन सब परिस्थितियों की आज के वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सकारात्मक रही, सहयोगात्मक रही, और उन परिस्थितियों की भी चर्चा करेंगे जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य थे। भारत एक विशाल और विविध संस्कृति का देश है। यहाँ बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुसंस्कृति के लोग रहते हैं। इन विभिन्न लोगों के मध्य और इन लोगों के हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए एक एकाकार संविधान का निर्माण करना संविधान निर्माताओं के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी तो भारतीय एक गुलाम की हैसियत से रहते थे, यानी स्वतंत्र रूप से उन्हें कोई कार्य करने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन अब जब भारत स्वतंत्रता की चौखट पे खड़ा था, उसे आज़ादी प्राप्त होने जा रही थी, तो अब भारतीय नागरिक बन गए थे, तो उन्हें नागरिकता की परिभाषा के अंतर्गत प्रशिक्षित करना भी भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। भारत 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी के पश्चात ही एक भयंकर दंश का भारत को सामना करना पड़ा। भारत को धर्म के आधार पर विभाजन झेलना पड़ा और भारत अब 2 खंडों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। यह वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर स्मॉल, वह तत्कालीन पाकिस्तान था, लेकिन वर्तमान में यह बांग्लादेश है। इस तरह धर्म के आधार पर भारत का जो विभाजन हुआ उस पर पाकिस्तान और भारत 2 देश बने, और यह विभाजन इतना सरल ही नहीं था कि भौगोलिक आधार पर विभाजन कर दिया गया। सीमा के दोनों ओर से लगभग 10 लाख लोग मारे गए और इतने ही लोग अपने घर, परिवार और संपत्ति से बेदखल हो गए, दूर हो गए। इस विभत्सता और इस हिंसा को देखकर संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसके अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों का भारत को दोबारा सामना नहीं करना पड़े। एक अन्य जो महत्वपूर्ण चुनौती थी वह यह थी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 560 से अधिक देसी रियासतें थी और अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प प्रस्तुत किए। यदि वे स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो स्वतंत्र रहें, यदि वे भारत में विलय करना चाहती हैं तो भारत में विलय करें, और यदि वे पाकिस्तान में विलय करना चाहती हैं तो पाकिस्तान में विलय करें। इन स्वतंत्र देसी रियासतों का भारत में विलय करना भी संविधान निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य था। संविधान निर्माताओं के अंतर्गत उन समस्याओं के प्रति चिंता थी जो तत्कालीन भारत के अंतर्गत थी, भारत के समाज के अंतर्गत थी। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ आडंबरों के रूप में थी या धार्मिक कर्मकांड के रूप में थी, और इतनी ही समस्याएं भारत की बेरोजगारी, अशिक्षा और राजनीतिक अशिक्षा के अंतर्गत भी थी। उन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए इस बहुत विविध संस्कृति वाले देश को एकाकार रूप में संविधान को पिरोने की संविधान निर्माताओं के सम्मुख अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। भारत के वर्तमान की और भारत के भविष्य की इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे विलक्षण दस्तावेज, एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहा जिसके अंतर्गत भारत को इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए उन्होंने अख्तियार किया संविधान निर्माण का रास्ता। बच्चों, हम लोग भी संविधान निर्माण के रास्ते पर संविधान निर्माताओं की इस यात्रा के साथ गमन करते हैं। जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं के सामने अनेक बुनियादी बातों पर पूर्व में सहमति हो चुकी थी। इसे इस तरह समझते हैं, जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उससे पूर्व उनके पास बुनियादी बातों पर सहमति नहीं थी, यानी जो भी बुनियादी बातें, जो भी बुनियादी नियम या जो महत्वपूर्ण हित थे उनकी चर्चा संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत ही की गई। लेकिन इसके उलट जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था उससे पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ के कारण हमें आज़ादी प्राप्त होने वाली थी। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हम लोग संविधान का निर्माण करने को तैयार थे। संविधान निर्माण के तैयार से पूर्व ही अनेक दस्तावेजों के माध्यम से, अनेक प्रतिवेदनों के माध्यम से हम लोगों ने पूर्व में बुनियादी बातों पर सहमति प्राप्त कर ली थी। यानी भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था
वह न केवल विदेशी सत्ता के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष था, अपितु भारत के सामाजिक राजनीतिक पुनर्निर्माण का दौर भी था। संविधान निर्माताओं के अंतर्गत उन सभी बातों पर सहमति हो चुकी थी जो भारत के भविष्य के लिए आवश्यक थी, जैसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, हमारी सरकार की संरचना क्या होगी, लोगों का जो मताधिकार का स्तर होगा वह क्या होगा, यानी मताधिकार को शिक्षा या आय के साथ जोड़ा जाएगा या आयु के साथ जोड़ा जाएगा। इन महत्वपूर्ण बुनियादी बातों पर चर्चा हो चुकी थी। वर्गों के आधार पर और हितों के आधार पर अनेक स्तर पर मतभेद थे, लेकिन मतभेद हमेशा नवीनता की ओर अग्रसर करते हैं, मतभेद हमें नया सोचने को प्रेरित करते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां संविधान निर्माताओं के सामने भी थी और उन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए वो संविधान गठन के लिए तैयार थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा। जैसा मैंने आप लोगों से चर्चा की कि भारत के संविधान निर्माण की पूर्व में भी कुछ बुनियादी बातों पर संविधान के लिए सहमति हो गई थी, यानी ऐसे नियम जिन्हें हम भविष्य में स्वीकार करना चाहते हैं वो सेने सेने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बनने लगे थे और नेताओं और विभिन्न वर्गों के अंतर्गत इन पे सहमति तैयार होने लगी थी। इसी प्रकार से 1931 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ, उस समय भी एक संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी और इन दोनों प्रतिवेदनों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर स्वीकृति प्राप्त की, जैसे स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित बातें। इन सब महत्वपूर्ण बातों पर 1928 और 1931 के संविधान की रूपरेखा प्रस्तावों पर पूर्व में ही चर्चा की जा चुकी थी। अब तक भारत औपनिवेशिक शासन की स्थिति का सामना कर रहा था, यानी हम लोगों पर ब्रिटेन के द्वारा शासन स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ संस्थाओं का निरूपण भारत के अंतर्गत किया था, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन व्यवस्थाओं का कामकाज भारतीयों ने बहुत ही नज़दीक से देखा था और नज़दीक से देखने के कारण भारतीय इन व्यवस्थाओं के कार्य की शैली को समझ चुके थे, जो कि संविधान निर्माण के लिए लोगों की राजनीतिक समझ विकसित करने में बहुत ही सकारात्मक रही। इसी प्रकार से जब 1937 में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव करवाए गए और इन असेंबलियों के जब चुनाव करवाए गए, जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था, यानी मताधिकार का अधिकार था वह सीमित था। इसके कारण जो विधायिका बनी वह भी कमजोर बनी, परंतु भारतीयों ने विधायिका के अंतर्गत किस प्रकार से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधि क्या क्या कार्य करते हैं, इन स्थितियों को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, जिनका भी स्वतंत्र भारत के अंतर्गत संस्थाओं का निरूपण हुआ उसमें लाभदायी रूप रहा। इस तरह से कहा जा सकता है कि बहुत सी ऐसी व्यवस्था थी जिनका भारतीयों के मन मानस पर और भारतीयों की राजनीतिक समझ पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और कुछ स्थितियां तो ऐसी थी कि जिनको भारत ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे व्यवस्थाएं भारतीय परिस्थितियों के समीचीन थी, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी। कुछ व्यवस्थाओं को भारत के अंतर्गत ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया, जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम का 2/3 भाग भारतीय संविधान के अंतर्गत ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। जब प्रांतीय असेंबलियों में भारतीय चुनकर जाते थे, यह उनकी संख्या तो कम होती थी, परंतु वे लोग वहां पर बहस करते थे, चर्चाएं करते थे और वाद विवाद करते थे। उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन इन बहस, चर्चा और वाद विवाद का फायदा भारतीयों को यह रहा कि उन लोगों में आत्मविश्वास आ गया और आत्मविश्वास के स्तर पर आकर वे अपने संविधान का निर्माण करने को सक्षम हो गए। अब स्थितियां ये हो गई कि वह अपने संविधान के लिए नीतियां और नियम बनाने को तो तैयार थे ही, साथ ही वो लोग इस बात के लिए भी तैयार थे कि वे सिद्धांत जो उन्हें प्रेरित करते हैं
और वे परिस्थितियां जो अन्य संविधानों में उल्लेखित हैं और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं, उन व्यवस्थाओं को वो लोग अपने संविधान में अपनाने को तैयार हो गए। हम लोगों ने अनेक देशों से बहुत से सिद्धांत ग्रहण किए हैं, उनमें से मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण की, उसी प्रकार से मूल अधिकारों की सूची हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण की। हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए। वहीं कुछ भारतीय रूस की समाजवादी क्रांति से भी प्रभावित थे और उनका मानना था कि इसके द्वारा भारत में आर्थिक समता प्राप्त की जा सकती है। यानी रूस से हम लोगों ने समाजवादी सिद्धांतों को ग्रहण किया। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।